हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देशमुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की, और वहां पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि 5 यूनिट हैं और उन 5 यूनिटों में क्या क्या आपको पढ़ना है, जिसमें हमने ये देखा था कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट फिफ्थ हमारा दो पार्ट में डिवाइड था, जबकि यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा एक पार्ट में ही था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट सेकंड की, जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, वहां पर जाने से पहले हम बात करें कि सामान्यतः जो हमारे कंपाउंड होते हैं या यौगिक जो होते हैं, जो कि तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड या यौगिक। वो दो तरीके के होते हैं, या तो हो सकता है वो साधारण यौगिक हो या साधारण लवण हो, और दूसरा हमारा हो सकता है कि वो एडिशन मतलब सिंपल साल्ट हो सकते हैं, सिंपल कंपाउंड हो सकते हैं, साधारण लवण हो सकते हैं या साधारण यौगिक हो सकते हैं, और दूसरा हमारा हो सकता है योगात्मक यौगिक, जिन्हें हम बोल सकते हैं एडिशन कंपाउंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम पहले यहाँ बात करते हैं साधारण लवण या साधारण यौगिक क्या होते हैं। तो वे यौगिक या वे लवण जो कि एक प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं साधारण यौगिक या साधारण लवण। जैसे Na+ और Cl- मिलकर बना दे NaCl, तो ये हमारा होगा सिंपल साल्ट। K+ और Cl- मिलकर के बना दे KCl पोटेशियम क्लोराइड, तो ये हमारा होगा साधारण लवण। मान लीजिए KCl, K+ और Cl-, तो इस तरीके से एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन आपस में मिलकर यदि यौगिक बना रहे होते हैं, तो वो हमारे यौगिक एक साधारण यौगिक या साधारण लवण कहलाते हैं। यदि इनका जलीय विलयन बनाया जाए, तो जलीय विलयन बनाने पर ये अपने में उपस्थित जो भी आयन है उन सबका परीक्षण देते हैं। सामान्यतः साधारण जो लवण होते हैं, जैसे उदासीनीकरण की अवक्रिया के फलस्वरूप बन सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए किसी अम्ल और क्षार को मैं मिला देता हूं, तो भी इन लवणों का निर्माण यहां से हो सकता है। NaCl यहां से बन सकता है, और ये हमारे यहां से साथ में ऊष्मा भी निकलती है, और चूंकि उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है, क्योंकि यह अवक्रिया जहां पर अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण कर रहे हैं, तो ये लवण हमारा किस तरीके का एक साधारण लवण है या साधारण यौगिक है। तो यहां पर बना हुआ यौगिक हमारा साधारण यौगिक कहलाता है, या जिसमें सिंपल एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन प्रेजेंट हो, वो हमारा सिंपल साल्ट कहलाएगा। दूसरा है हमारे योगात्मक यौगिक। दो अलग अलग साधारण लवण मिलकर के एक निश्चित अनुपात मिल जाए, तो वो हमारा कहलाता है एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकता है वो बाइनरी साल्ट। बाइनरी साल्ट का मतलब द्वितीय लवण के रूप में हो सकता है, या वो हो सकता है संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उन्हें ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा बाइनरी साल्ट और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट। बाइनरी साल्ट की यदि हम बात करें, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, बाई का मतलब दो, यदि दो साधारण लवण आपस में मिल जाए एक निश्चित अनुपात में, तो बनने वाला यौगिक हमारा कैसा होगा, पहली बात तो योगात्मक यौगिक होगा। दो मिल रहे हैं तो द्वितीय लवण का निर्माण होगा। जैसे यदि हम बात करें कार्बोनिलाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, कार्बोनिलाइट की यदि मैं बात करता हूं, तो फॉर्मूला होता है KCl MgCl2.6H2। तो यहाँ पर ये हमारा एक साधारण लवण है, ये भी हमारा एक साधारण लवण है, वो एक निश्चित रेशियो में मिल गए, तो ये हमारा बन गया बाइनरी साल्ट। इसी तरीके से हम पोटाश एल्बम की बात करें, जैसे सामान्य आप फिटकरी की बात करते हो, फिटकरी बोलते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रेश ड्रॉप 24H2। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट काम में लिया, पोटेशियम सल्फेट, तो साधारण लवण आपस में मिले और आपका क्या बन गया, बाइनरी साल्ट। ऐसे यदि हम बात करें मोहर लवण की, तो मोहर लवण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। तो यहाँ पर ये और ये दोनों अमोनियम सल्फेट और ये आयरन का जो सल्फेट है, दोनों एक रेशियो में मिल गए, तो हमारा बन गया बाइनरी साल्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि दो अलग अलग यदि हम सिंपल साल्ट को मिला रहे हैं एक डेफिनेट रेशियो में, तो बनने वाला जो साल्ट है वो हमारा कहलाएगा बाइनरी साल्ट। खास बात क्या है
कि ये जो बाइनरी साल्ट या दुख लवण होते हैं वो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। यदि हम इनका विलयन बनाएंगे तो विलयन अवस्था में लाने पर ये अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। जैसे मैंने कार्बोनाइड का विलयन बनाया तो ये K+ का भी परीक्षण देगा, पोटेशियम आयन का भी देगा, क्लोराइड का भी देगा, मैग्नीशियम आयन का भी देगा और क्लोराइड का यहाँ से भी हमको परीक्षण या टेस्ट हमको देखने को मिलता है। पोटाशियम का यदि हमने सॉल्यूशन बनाया तो पोटेशियम का भी टेस्ट मिलेगा, सल्फेट का भी टेस्ट मिलेगा, एल्यूमिनियम का भी टेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं कि जो बाइनरी साल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको सॉल्यूशन फेज में लेकर के आते हैं, किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो अपने में जो भी आयन हैं उन सभी का परीक्षण वो देते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना है। यदि हम बात करें किसकी, संकुल लवण या जटिल यौगिक जिनको हम बोल रहे हैं, या उत्सर्जनजक यौगिक जिनको हम बोल रहे हैं, उनकी यदि हम बात करें तो यहाँ भी ये भी हमारे योगात्मक यौगिक है। दो डिफरेंट सिंपल साल्ट या सिंपल कंपाउंड्स आपस में एक डेफिनेट रेशियो में मिलेंगे तो हमारे वास्तव में योगात्मक यौगिक के रूप में जो संकुल लवण है या जटिल यौगिक है वो हमको ऑब्टेन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने NiCN का होल ट्वाइस की रिएक्शन करा दी किसके साथ, KCN के साथ, तो यहां से हमको NiCN का होल 4 मिल जाता है -2। वो एक अलग बात है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है, मैं यहाँ पर इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो नहीं बता रहा हूं। तो ये जो कंपाउंड हमको मिला, ये यहाँ पर दो अलग अलग हमने साल्ट लिए और सिंपल साल्ट यहाँ पर हमने ले लिए और उन दोनों को मिला दिया, तो हमको ऑब्टेन होने वाला जो साल्ट है एडिशन कंपाउंड मिला। वो एडिशन कंपाउंड हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका अर्थ यह हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बाइनरी कंपाउंड या बाइनरी साल्ट में मेन डिफरेंस क्या है। यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये भी सॉलिड फेज में स्टेबल होते हैं, ये भी सॉलिड फेज में स्टेबल होते हैं। जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सॉल्यूशन फेज में लेकर के आते हैं, तो सॉल्यूशन फेज में लाने पर ये अपने में उपस्थित जितने भी आयन हैं उन सबका परीक्षण नहीं देते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो ठोस और विलयन दोनों ही अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, दैट मींस सॉलिड और सॉल्यूशन फेज दोनों में ही स्टेबल होते हैं, जबकि बाइनरी कंपाउंड केवल सॉलिड फेज में स्टेबल होते हैं। यदि हम सॉल्यूशन फेज में उनको लेकर के आते हैं तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट आयन होते हैं जिनसे मिलकर के वो बने होते हैं, उन सभी आयनों का वो परीक्षण देते हैं। जबकि जटिल यौगिक या संकुल यौगिक जिन्हें हम बोलते हैं उपसंयोजक यौगिक, वो ठोस और विलयन अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं। यदि हम उनको विलयन अवस्था में जब लेकर के आते हैं तो वो सामान्यतः जो परीक्षण देते हैं, एक तो वो संकुल आयन देते हैं और संकुल आयन के बाद जो आयन और बचता है उसका वो परीक्षण देते हैं, अर्थात वो अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। जैसे मैं इस यौगिक की यदि मैं बात कर रहा हूं तो यहां से मुझे Na+2 का टेस्ट नहीं मिलेगा, साइनाइड का टेस्ट मुझे यहां से नहीं मिलेगा, जबकि यहां पर जो बाहर जो भी स्पीसीज होगी उसका टेस्ट मुझे यहां पर, उसका परीक्षण मुझे यहां पर सॉल्यूशन फेज में लाने पर मिल जाता है। तो एडिशन कंपाउंड में जो बाइनरी साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनमें मेन डिफरेंस ये है दोनों ही सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन सॉल्यूशन फेज में ये अपने में जो भी आयन यहाँ पर उपस्थित है उन सबका परीक्षण देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स जो है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द हम काम में लेते हैं उपसंयोजक यौगिकों को पढ़ने से। हमने यहाँ पर परिभाषा की बात कर ली कि उपसंयोजक यौगिक क्या हो सकते हैं। ये यहाँ पर किस किस का टेस्ट दे सकते हैं, एक तो टेस्ट देंगे संकुल आयन का, दूसरा जो भी आयन वहां पर उपस्थित होगा उसका भी टेस्ट ये दे सकते हैं, लेकिन अपने में उपस्थित सभी आयनों का टेस्ट या परीक्षण वो सॉल्यूशन फेज में लाने पर नहीं देते। समन्वय संख्या क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों को हम दिखाते कैसे हैं, आपने पढ़ा है, यहाँ पर एक ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट में एक M होता है, एक L होता है और ये होता है M, और यहाँ पर कोई स्पीसीज जुड़ी हुई होती है, या तो स्पीसीज यहाँ जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, या स्पीसीज यहाँ जुड़ी हुई हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें M का क्या मतलब है। ये जो M होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। उस सेंट्रल मेटल एटम से ये कौन जुड़े होते हैं, लिगेंड जुड़े होते हैं,
और जितनी संख्या में लिगेंड जुड़े होते हैं वही उस केंद्रीय धातु परमाणु की क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। अर्थात किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में के समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ये समन्वय संख्या तब बराबर होगी, बराबर से मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु से समन्वय मंडल में जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंडों की संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि लिगेंड में उपस्थित धातु परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंडों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है कि वो लिगेंड एक दंतुक है, दो दंतुक है, कैसा है। यदि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु से एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, ऐसे लिगेंड जुड़े हुए हैं जिनमें केवल एक ही धातु परमाणु है, तो उस केंद्रीय धातु परमाणु से जितनी संख्या में लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वही उस धातु परमाणु की क्या होती है, समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या। ठीक है, ये बात हो गई। यदि द्वंद्वक लिगेंड, यदि जुड़ने वाला लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जो कि समन्वय मंडल में जुड़ा हुआ है वो कैसा है, बाइडेंटेट है, द्वंद्वक है, तो यहाँ पर जितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, एन से मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड विच इज अटैच्ड फ्रॉम द मेटल, जो कि लिगेंड से जुड़े, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं, उसकी संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाता है, वो उसकी क्या निकल के आ जाती है, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या। मान लीजिए त्रिदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है, कितने जुड़े हुए हैं, उस संख्या में एन में हम कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। अर्थात यदि हमें किसी भी धातु परमाणु की समन्वय संख्या किसी संकुल यौगिक में ज्ञात करनी है, तो जो एन का मान है, एन गुणा दाता परमाणु लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या, ये हम कर देंगे दाता परमाणुओं की संख्या, तो हमारी समन्वय संख्या उस केंद्रीय धातु परमाणु की निकल करके आ जाती है, जिसे हम Cn के द्वारा देते हैं। यदि 1 है तो जितना होगा उतना आ जाएगा, यदि 2 है तो डबल हो जाएगा, 3 है तो ट्रिपल हो जाएगा। बात करते हैं लिगेंड क्या होते हैं। तो लिगेंड किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए अणु या परमाणु या आयनों की संख्या जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता भी हो सकती है सामान्यतः, मतलब किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए अणु, परमाणु या आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। या वह स्पीसीज जो कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से अणु, परमाणु अथवा आयनों के रूप में जुड़ी होती है, वो क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। ये लिगेंड उदासीन भी हो सकते हैं, ये लिगेंड धनावेशित भी हो सकते हैं, ये लिगेंड ऋणावेशित भी हो सकते हैं। सामान्यतः जो हम बात करते हैं वो धनावेशित लिगेंड कम होते हैं, जनरली जो हम बात करते हैं वो उदासीन या ऋणावेशित लिगेंडों की बात करते हैं। क्योंकि होता ऐसा है, सबसे पहले आपके पास ये होता है मेटल और यहाँ होता है लिगेंड। लिगेंड इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा वो जिसके पास अधिकता होगी, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाता है, तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है और यहां से पाई बॉन्ड बन जाता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं पश्च आबंधन, सिनर्जिक मैकेनिज्म होती है। वो हम आगे बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल कि कोई भी संकुल यौगिक को किस तरीके से शो करते हैं। उसमें अंदर इस ब्रैकेट के अंदर ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये लिगेंड होता है, ये एन जो है वो उसकी एन गुणा दाता परमाणुओं की लिगेंड में जितनी भी संख्या होती है उससे हम समन्वय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, वह स्पीसीज जो कि अणु, परमाणु या आयन के रूप में होती है, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी होती है, वो क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर आवेश कैसा है, वो धनावेशित भी हो सकता है, वो ऋणावेशित भी हो सकता है, वो उदासीन भी हो सकता है। यदि हम बात करें समन्वय मंडल, तो ये जो ब्रैकेट होता है किसी भी संकुल यौगिक को जब हम शॉर्ट रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर जो कुछ भी मेटल और लिगेंड सामान्यतः जुड़े हुए होते हैं, लिगेंड किसी भी तरीके का जुड़ा हुआ हो सकता है, मेटल भी अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है संकुल किस तरीके का है, मोनोन्यूक्लियर है या पॉलीन्यूक्लियर है। मोनोन्यूक्लियर का मतलब एक नाभिकीय है तो एक ही प्रकार का केंद्रीय धातु परमाणु होगा, यदि बहुनाभिकीय है तो या दो से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु वहां पर हो सकते हैं।
हम बात कर रहे हैं समन्वय मंडल क्या होता है। तो समन्वय मंडल वाला जो ये क्षेत्र है ब्रैकेट के अंदर जिसमें मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, यहां से यहां तक का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, ये आप जानते हैं। तो इसमें भी क्या कहलाएगा, ये समन्वय मंडल, ठीक है, जिसमें सामान्यतः मेटल और लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम बात करें आयनिक मंडल की, तो ब्रैकेट के बाहर, चाहे वो लेफ्ट में हो, इसके ये लेफ्ट में है या राइट में, तो ये क्या कहलाएगा, आयनिक मंडल। क्या कहलाएगा, आयनिक मंडल। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, आयनिक मंडल। यदि ये लेफ्ट में होता है तो आयनिक मंडल के रूप में जो भी स्पीशीज होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, धनावेशित होती है। और यदि राइट में होता है तो ये कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। यदि किसी संकुल यौगिक में समन्वय मंडल के बाहर लेफ्ट में कोई आयन प्रेजेंट है तो ये सामान्यतः आयनिक मंडल कहलाएगा। और आयनिक मंडल में ये जो स्पीशीज होगी वो स्पीशीज सामान्यतः कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, और ये कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अगर हम बात करें समन्वय बहुफलक की, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, समन्वय बहुफलक क्या होता है, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जो जुड़े हुए हैं उन लिगेंडों का 3D अरेंजमेंट किस तरीके का है। किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों का 3D अरेंजमेंट ही, त्रिकोणीय विन्यास में उनकी व्यवस्था ही उस संकुल यौगिक का समन्वय बहुफलक कहलाती है। कि मान लीजिए 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो 4 लिगेंड चतुष्फल की आकृति में जुड़े हुए हैं या वर्ग समतलीय आकृति में जुड़े हुए हैं, ये उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा या समन्वय बहुफलक। किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों का त्रिकोणीय विन्यास ही या 3D अरेंजमेंट ही उस संकुल यौगिक का समन्वय बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने सामान्यतः उपसंयोजक यौगिकों में ये शब्द जो हम काम में लेते हैं इनका अर्थ क्या होता है और इस ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, ब्रैकेट से बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बर्नर के सिद्धांत की, क्योंकि सबसे पहले उपसंयोजक यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए, जो कि मैं यहाँ आपको बता रहा था कि लिगेंड सबसे पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इन लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको समझाने के लिए, चूंकि बर्नर ने अलग सिद्धांत दिया, उसने संयोजकता के आधार पर यहाँ पर बॉन्डिंग को समझाया था कि संयोजकता क्या होती है, किस तरीके से लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता क्या क्या होती है, उसे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी बर्नर के सिद्धांत के बारे में, जो कि उपसंयोजक यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक बर्नर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। थैंक यू।